हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है दूसरा चैप्टर हिंदी का गद्यखंड का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है 20 का दांत, जो एक कहानी है जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो आज हम लोग बढ़िया से पूरे गद्यखंड का जो दूसरा चैप्टर है उसको जो भी टॉपिक है एकदम बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज हमारे संस्था से जुड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको पाँच पेज का जो चैप्टर है यानी पार्ट है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टॉपिक को हम लोग एकदम अच्छे से समझाएंगे और एकदम बढ़िया से समझाएंगे। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम एकदम बढ़िया से लाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चैप्टर है 2 उसका नाम क्या है। पहला जानते थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। क्या नाम है? 20 के दांत, जो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ देता है कि 20 के दांत जो है वह क्या है। तो बताइएगा बाबू कि यह क्या है? कहानी है। चलिए इसके देखते हैं कि लेखक का नाम क्या है। तो देखिए लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। ध्यान से देखिएगा। अब कुछ टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं याद करने का टॉपिक, कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं इनका नाम कैसे याद रखेंगे। तो हम आपके बता दें बाबू कि हम बताए थे, आप लोग जाइएगा, अगर नहीं देखे होंगे हमारा पुराना वीडियो, आज से 2 दिन पहले का वीडियो है, नहीं देखे होंगे तो जाइए हमारे वीडियो सेक्शन में, और वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ पे देखिएगा जहाँ पे गद्यखंड का ट्रिक का हम वीडियो डाले होंगे। उस थंबनेल पर जाके आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से तैयारी कराया गया है। बहुत सारा बात हमारे स्टूडेंट द्वारा जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे मिला है कि हाँ कि अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिसका नाम है 20 के दांत, कहानी का नाम है, कहानी है जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। बताए थे कि नाली क्या होता है? जो नाली होता है वो 20 के समान होता है। क्वेश्चन होता है 20 के समान होता है, यानी जहरीला होता है। जहरीला कैसा होता है जी? अब नाली का पानी मीठा होगा जी, जहरीला होगा। कैसे होगा? जहरीला। तो इससे याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा, 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। या ऐसे भी रख सकते हैं कि जो शर्मा जी होते हैं शर्मा लोग, उनका जो वाणी होता है हमेशा 20 के समान होता है। एकदम बोलते हैं लोग 20 के समान। तो इससे याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए विशेष आपको देखना होगा तो जाइएगा वहाँ पे, सारे चैप्टर के लेखक का नाम ट्रिक के साथ याद कराया गया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? 18 फरवरी 1916 में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना में किस जगह में हुआ था? तो बदरघाट में हुआ था। बदरघाट नामक जगह है, वहाँ पे हुआ था और ये पटना में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पटना। आगे जानते हैं कि उनका भाषा देखो। अब जानते हैं कि वो कहाँ से थे? पटना से थे। रहने वाले थे बिहारी। और बिहारी भाषा कैसा होता है जी? भोजपुरी होता है। कैसा होता है? भोजपुरी। तो अब जन्मजात भोजपुरी भाषी थे, यानी जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। आगे देखते हैं कि उनका पिता का नाम। तो उनका पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। उनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। याद रखिएगा कि पिता का नाम क्या था? तो लिखा आता है महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। चलिए उनकी माता जो थी उनका नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। जिनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। किनकी? ए नलिन बिलोचन शर्मा की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। जितने भी हैं एकदम बढ़िया से अगर याद रखिएगा बाबू आप लोग, तो हम बता रहे हैं आपको कि कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। किस चीज़ में? तो ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम बढ़िया से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और ध्यान दे के आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है तो सबसे पहले ये सारे चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। और यही चीज़ बच्चों को नहीं याद पड़ता है। घबराते हैं कि कैसा भोर पड़ा जाएगा हमको, सर जी भोर पड़ा जाएगा। उसका ट्रिक आइए ना, हम बताते हैं। आप सिर्फ कमेंट करके बताइए, हम बताएंगे आपको।
और एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि हम लोग भी आप लोग के जैसा ही स्टूडेंट हैं, हम लोग भी पढ़ के ही आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम छलांग मार लिए हैं ना, हम लोग भी पढ़े लिखे के बने हैं। तो बाबू अगर आपको भी कुछ करना है और आगे बढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई। चलो इधर देखते हैं। उनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जिसका नाम है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन। अब कहिएगा कि ई कहाँ मन पड़ेगा, ई कहाँ मन पड़ेगा, तो कहिएगा इसका भी तो हम ट्रिक ला सकते हैं। हर एक चैप्टर का ट्रिक के साथ हम याद करा सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा तब, आप कमेंट करके सिर्फ कहिए ना, हम आपको बताएंगे। चलिए, मानदंड, आलोचनात्मक ग्रंथ और बहुत सारे ऐसे इनका लेखक प्रक्रिया है। प्रमुख रचना इतना ही है जो ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। चलिए अब आपको समझाएंगे पूरे चित्र के साथ एकदम बढ़िया से, हंसिएगा मत। चलते हैं और मिलते हैं थोड़े से इसको पूरे ड्राइंग करने के बाद। चलिए, तो देखिए कुछ अब कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीक़े से पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं आसानी भाषा में समझेंगे और कुछ टॉपिक भी दिए हैं। हंसी आ रही है, हंसना नहीं है, हंसना बिल्कुल नहीं है। जितने भी कलाकारी है थोड़ा थोड़ा निखारे हैं, इस पर अपना बिखेरे हैं कला। और देखिए आप सब, देखिए ये है सेन साहब। ये सेन साहब की कहानी है। यह दो परिवारों के बीच की कहानी है, जिसमें एक अमीर परिवार है और एक गरीब परिवार है। इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये है सेन साहब और ये है उनकी पत्नी सेन साहिबा। इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए इनका सेन साहिबा हम लोग नाम रख दिए हैं। एक उनका पुत्र है जिसका नाम है खोखा, कासू नाम है, उसको खोखा खोखा भी कहा जाता है। और उनकी 5 पुत्रियां हैं। 5 पुत्रियां कौन कौन है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये उनकी 5 पुत्रियां हैं। और ये 5 पुत्रियां जो हैं खोखा से बड़ी है। अब क्या था कि 5 बहन में एकमात्र ये खोखा हुआ था, 5 बहन में। अब देखिए जब 5 बहन में एक लड़का हो, उसको लाड प्यार कितना मिलता होगा, दुलार कितना मिलता होगा। तो वही जो खोखा था एक के खूब लाड प्यार मिलता था, एक खूब मतलब नहीं होता, एकदम बनल लड़का था ये। अब उनके पास एक ड्राइवर भी थे। अब ड्राइवर क्यों थे? क्योंकि उनके पास एक कार थी। क्या थी? कार थी। किनके पास जी? तो एक कार थी सेन साहब के पास। किसके पास कार थी? सेन साहब का कार। और वह कितने की थी? तो 7,500 7,500 की कार थी। और वह कार क्या थी? एकदम चमक धमक, एकदम मतलब खूब सुंदर गाड़ी थी, जिसका रंग था काला। ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में इसको VVI लेके चला जाता है, इसलिए हम आपको ये सारे चीज़ें बता रहे हैं। एकदम वो जो गाड़ी थी वह बिल्कुल नई मॉडल की गाड़ी थी और एकदम ज़बरदस्त लाजवाब एकदम गाड़ी थी। अब क्या होता है कि एक गाड़ी लगाई हुई थी, इस गाड़ी को छूने का अधिकार किसी को नहीं था। उस गाड़ी को किसी से नहीं खतरा था। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, किसी से खतरा नहीं था। लेकिन एक पुत्र भी तो था, जिसका नाम क्या था जी? उसका नाम था खोखा। उससे खतरा था, बाकी किसी से खतरा नहीं था। तो अब क्या हुआ कि एक दिन गली में मदन जो था, अब देखिए मदन कौन है? आप पूछेगा सर ये मदन कौन है, जबकि उनका पुत्र है खोखा। मदन गिरधर लाल का पुत्र है। अब गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल एक गरीब परिवार के इंसान हैं जो सेन साहब के यहाँ किरानी का कार्य करते थे। क्या चीज़ का कार्य करते थे? किरानी का कार्य। अब किरानी का कार्य क्या होता है? तो लिखा पढ़ी का कार्य करते थे। बाबू कन्फर्म? आपको कोई इसमें दिक्कत? तो वहाँ पे ये किरानी का काम करते थे, लिखा पढ़ी का कार्य करते थे गिरधर लाल। और उन्हीं का पुत्र था मदन। क्या हुआ कि मदन अब आया, गाड़ी देखा, उस गाड़ी को छूने की
चेष्टा किया, मतलब छुआ, तब तक ड्राइवर साहब थे धकेल दिए, क्योंकि वह चमचमाती एकदम नई मॉडल की गाड़ी थी। और देखिएगा नाम भी मेंशन किया गया होगा आपके चैप्टर में, आप लोग पढ़िएगा अच्छा से। तो एकदम नई मॉडल की गाड़ी थी और एकदम चमचमाती कार थी, उसी को बेचारा मदन क्या किया, छुआ। तब तक ड्राइवर साहब उसको धकेल दिए, बेचारे को चोट लग गया। ठीक है, चोट लगा, अब मदन भी कहाँ मानने वाला था, मदन भी उछल उछल के लगा भिड़ने ड्राइवर साहब से। तब तक आ रहे हैं सेन साहब जी। अब सेन साहब क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि ये किसका लड़का है। तब तक पता चल रहा है कि जो मेरे यहाँ मदन कार्य करता था उन्हीं का पुत्र है, सॉरी मेरे यहाँ जो गिरधर लाल काम करता था उन्हीं का पुत्र है जो मदन है। तो तब तक उसकी माँ मदन की आई, मदन की माँ आई। तब कहते हैं क्या, मदन की माँ मदन को ले जाओ, देखना फिर उसे फिर ऐसी हरकत ना करे। और उसी समय क्या कहते हैं कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बाबू पूछता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो बताइए यह पंक्ति के किस पात्रा द्वारा कहा गया है। तो आप लोग एकदम टिक लगाइएगा, सेन साहब के द्वारा। किसके द्वारा, सेन साहब के द्वारा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, याद रहना चाहिए। अब क्या होता है कि अब ये सारी घटनाएं होती, अभी तक खोखा का कोई इसमें बात नहीं था, खोखा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तब तक क्या होता है कि अब क्या होता है, गिरधर लाल जी आते हैं शाम को काम वाम करके। अब पता चलता है कि ऐसा ऐसा काम किया है खोखा भले मदन। अब सुनते हैं एकदम बेचारा को बड़ी मार मारते हैं। अब क्या होता है, बदमाशी अपने बच्चे का सुने, बहुत मार मारे। तब तक क्या हो रहा है कि कह रही हैं उनकी पत्नी, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा। क्या कह रही हैं, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा, ऐसी बात कहती हैं। कौन कहती हैं, तो सेन साहिबा कहती हैं। ये सारे पात्र का नाम दे सकता है कि इस बात को कौन कहा और इस पात्रा का जो कहने वाला उसका नाम क्या है। तो आप लोग इस पंक्ति को एकदम याद रखिएगा। अब क्या होता है कि ये सारी घटनाएं होती हैं और ये सारी घटनाएं किसके साथ होती है, तो ये सारी घटनाएं मदन के साथ होती है। मदन बेचारा पिटाता है, उसको सुनने के लिए मिलता है। तो ये थोड़ा सा इन पे बात किया जाए सेन साहब का। सेन साहब एक अमीर परिवार से बिलोंग करते थे, जिनकी पत्नी है सेन साहिबा। इनके 5 पुत्र हैं, पुत्री हैं, 5 पुत्री हैं, यानी बेटी हैं। देखिए इस बेटी का जो है ना, इस बेटी के लिए नियम ही अलग था। नियम में क्या थे, अपवाद एकदम बिल्कुल अलग थे। लेकिन इसमें खोखा जो था इस नियम का अपवाद था, यानी एकदम बिल्कुल अलग था। अब जैसे में बहुत सारे चीज़ में वो अपवाद हो जाता है, उसी में एक वो ये अपवाद था, इस नियम पे कायम नहीं रहता था। 5 लड़कियाँ एकदम कठपुतली की तरह थी बाबू। अगर कह दिया जाए कि इधर आओ, सैन साहब कहते थे इधर आओ, उधर आके खड़ा हो जाते थे। यहाँ से हिलना नहीं है, नहीं हिलते थे। यहाँ पे बैठे रहो, बैठे रहेंगे। यहाँ आज खाना नहीं खाना है, आज खाना नहीं खाएंगे। ऐसे उन लोगों के पास उन लोगों के नियम कानून थे। उनको खिलखिला के हंसने की, पढ़ने की, या जो साधारण बच्चों में होता है या जो खोखा के लिए नियम था, वह इससे बिल्कुल अलग थे। एकदम कठपुतली की तरह बना के रखते हैं। कठपुतली क्या होता है, जैसे में देखिएगा कि जिसमें जान प्राण ना हो और उसको क्या करें, अपने उंगली पे नचाएं। ठीक है, वैसे ही एकदम बिल्कुल ये कठपुतली की तरह थी। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जो सेन साहब की कार कितने की थी, तो कहिएगा 7,500। तो अब चलिए शुरू करते हैं कुछ टॉपिक। अब आते हैं खोखा पे। देखिए खोखा जो था वह उनके बुढ़ापे का आंखों का तारा था। बुढ़ापे में क्या था, नाउम्मीद आंखों का तारा था। अब कोई उम्मीद नहीं थी कि अब हमारा पुत्र होगा सेन साहब को। तब एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखे लोग कासू, जिसे हम लोग खोखा कहते हैं। और वह क्या था, एकदम नाउम्मीद आंखों का तारा था। पुत्री का हो गया, एक कठपुतली की समान थी। और कार का था एकदम चमक धमक पे एकदम नाज था। उनके कार पे, अपने कार पे चमक धमक पे एकदम बिल्कुल क्या था, नाज था। वह एकदम चमक धमक को अपने नाज करते थे। एकदम काला कलर का एक गाड़ी था और जिसका कीमत था 750। अब जो खोखा था आपको बताएं नाउम्मीद आंखों का तारा था।
देखिए जो सेन साहब थे, सेन साहब, उस सेन साहब बेचारा को, खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसी समय क्या हुआ था कि उनके बहुत सारे दोस्त आए थे, सेन साहब के बहुत सारे दोस्त लोग आए थे। अब उसी में बात चल रहा था, तब तक ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को तो इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजता हूँ। अरे भारतवासियों को गलत है कि पढ़ने के लिए भेजते हैं, एकदम अपना पढ़ाई करते थे, पढ़ाई कर रहे थे। मैं अपने बेटे को कारपेंटर घर पे बुलाता हूँ और उसे, कारपेंटर कौन होता है? जो ठुक पिक करता है, लकड़ी वकड़ी का सामान बनाता है, बेंच बनाता है, कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, पलंग बनाता है, चौकी बनाता है, ये सब तो उसी को बुलाता था। और उसी समय वो खुद पीट करता रहता था खोखा, एकदम ये अपने गैरेज में रखते थे और वहीं सारे काम करता रहता था, सीखता रहता था। वो भी क्या करता था? हथौड़ा चलाता था। उसी समय क्या हुआ, खोखा, उनके दोस्त लोग जो आए थे वो भी कार से आए थे, कार का हवा निकाल दिया। क्या किया? कार का हवा निकाल दिया। एक का हेडलाइटें फोड़ दिया। क्या किया? हेडलाइटें फोड़ दिया। अब इस पे सेन साहब क्या कह रहे हैं? अब सबको याद आवाज़ सुन के, इस पे सेन साहब कह रहे हैं कि इसमें तो मुझे इंजीनियर का गुण दिखता है, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, इसमें इंजीनियर का गुण दिखता है। अभी देखिए फोड़ के देख रहा है उसके अंदर क्या है। अपने बेटा करे तो एकदम बड़ाई हो रहा है, देखिए कैसा बड़ाई हो रहा है। अपना बेटा दूसरा के बेटा, आप लोग जो समझिए। तो अब क्या कर रहे हैं? एकदम खुद पीट कर रहे हैं, एकदम सिखा रहे हैं, एकदम कह रहे हैं कि हमारा बेटा है एकदम इंजीनियर का गुण भरल है। अब ये सारे पात्र यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जो टॉपिक था इतना ही था, इसमें यही सारी बातें आने वाली थी और यही सारी बातें होती है। अब एक दिन की बात है, मदन अपने गली में लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। लट्टू का खेल देखे हैं आप लोग? गांव में होंगे तो लट्टू पहले बहुत खेला जाता था, अभी बहुत सारे बच्चे लट्टू नचाते हैं। तो भी मदन क्या था? लट्टू नचा रहा था। उसी समय बाबू खोखा जाते हैं, बगल के गली में लट्टू नचा रहा था। कौन नचा रहा था? तो मदन नचा रहा था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या पूछेगा कि बगल के गली में लट्टू का खेल कौन खेल रहा था? कहेगा मदन खेल रहा था। कौन खेल रहा था? मदन। और उसी समय अब क्या करते हैं? खोखा बाबू का प्रवेश होता है। खोखा बाबू कहते हैं मैं भी खेलेगा। क्या बोलता है? मैं भी खेलेगा। एकदम नहीं होता है डॉन वाला, मैं भी खेलेगा कह रहा है, मैं भी खेलेगा। अब कहता है, अब क्या करता है? मदन को तो एकदम पहले से एकदम गुस्सा था, एकदम खिसियाइल बेचारा था, एकदम खिसियाइल था। कह रहा है चलो बड़ा आया खेलने वाला, लट्टू भी है तुम्हारे पास? क्या कहता है? चलो बड़ा आया खेलने वाला, लट्टू भी है तुम्हारे पास? कौन कह रहा है? ये कह रहा है मदन कह रहा है। किससे कह रहा है? खोखा से। क्योंकि खोखा कह रहा है मैं भी खेलेगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है? इसके पास तो गुस्सा था। अभी कह रहा है बड़ा आया खेलने वाला, लट्टू भी है तेरे पास, चल जा नहीं खेलेगा। अब बड़ बाप के बिगड़ल बेटा। अब बेचारा खोखा को गुस्सा आया, खोखा उससे झगड़ा करने लगा। अब दोनों में एकदम झड़प हुआ, एकदम मारा पीटी शुरू है। उस समय जो मदन था, मदन का गया मारा एक मुंह का खोखा का 2 दांतों तोड़ दिया। कहा गया 2 दांतों तोड़ दिया। बेचारा जा 2 दांत टूट गया। एकदम झड़प हो रहा था, मानो कि बंगले की पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई हो रही थी। एकदम जोर शोर से एकदम झगड़ा हुआ है। अब क्या होता है? बेचारा खोखा बेचारा पिटा उटा के घर जाता है। अब घर जाने पर ये सेन साहब देखते हैं, पता होता चलता है उनको भी। अब जाते हैं किनके पास? गिरधर लाल के पास। कहते हैं गिरधर लाल, अब तुमको कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, अब हम तुमको काम से अब निकाल दिए, तुमको काम पे नहीं रखना है। अब बेचारा तो काम से निकल गया, आया घर पे। अब बेचारा मदन क्या करे? मदन, अब देखो यहाँ पे दिया है महल वाले की जीत। अब देखो कहा जाता है कि महल और झोपड़ी वालों के बीच में हमेशा महल वाले जीतते हैं। लेकिन कब? महल वाले कब जीतते हैं? जब झोपड़ी वाले साथ दे
और उस लड़ाई में कोई झोपड़ी वाला साथ नहीं दिया, सब कह रहे हैं, उसके दोस्त खड़िया के देख रहे हैं, ओके एकदम मार हो रहा है और सारे खड़ा होकर देख रहे हैं। वहीं पे अब क्या होता है कि अब इस सारी कहानी होने के बाद गिरधरलाल जब घर आते हैं तो बेचारा मदन को एकदम घर में जाने से डर लग रहा था, जाएंगे हमारे पिताश्री एकदम तो हमारे आज मुड़ी कुछ देंगे, एकदम मुड़ी क्या करेंगे, कुछ देंगे। जब होतना तने सुख बात हुआ तो होतना पीटे थे, आज तो सीधे इतना बड़का घटना हुआ है, अब क्या होगा। लेकिन बेचारा क्या करे, डहरे सहमे एकदम घर में जाता है और वो आपस में बात हो रहा था, देखा कि पापा गुस्सा होंगे, पापा क्या होंगे, गुस्सा होंगे, ऐसी बात ना दिखी, अंधेरी थी। तब तक बेचारा जाता है और गिरधरलाल के हाथों में मदन बैठाया जाता है। लेकिन कहानी देखिए क्या होता है, कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आता है, आप लोग अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ये सारी घटनाओं के बाद जब गिरधरलाल के पास मदन गया होगा तो क्या हुआ होगा। गिरधरलाल मारता नहीं है, एकदम उसको गले में से उठा लेता है, ठीक है, और गले से उठा के एकदम कोरा में अब कह रहा है कि बस इतना तो कहीं प्यार नहीं मिला था। बात क्या है, ये तो नहीं हो रहा है कि बकरे के हलाल करने से पहले पूजा हो रहा है, तो ऐसा बात नहीं था। एकदम गिरधरलाल उठाए, उसको लाड प्यार किए। और यहाँ पे हम लोग ये जो कहानी है इसी दो अंतर्विरोध, दो परिवार के बीच की कहानी था। और ये दो परिवार के बीच की जो कहानी है आपको सुन के कैसा लगा, क्या अच्छा लगा या बुरा लगा, ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले तो जितने भी टॉपिक थे हमको टॉपिक क्लियर हो गया, टॉपिक पढ़ा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा और उसके बाद सब्जेक्टिव का क्लास होगा। 3 पार्ट में क्लास बटेगा और 3 पार्ट में आप सभी को मिलेगा। माफ़ी चाहते हैं कि 2 दिन लेट हो गया, क्योंकि कोई भी टॉपिक बनाने से पहले उसके पहले बहुत सारा मेहनत लगता है, शायद कई बार शूट होता है, कुछ कारणवश गड़बड़ भी हो जाता है, तो माफ़ी चाहते हैं कि लेट हुआ। आपको जो भी टॉपिक मिला होगा एकदम बेहतर मिला होगा। हाँ, 5 पेज का ये पूरा बुक है, आप लोग देख सकते हैं। 1 पेज का तो सबसे पहले इसका क्या बोले लेखक परिचय, और बोले तो 6 पेज का टोटल है। तो हो सकता है कि कुछ एक्सप्लेन करने में गड़बड़ी हुई हो, तो आप लोग एक बार बुक को भी अगर समय निकाल के बुक को भी पढ़िए, इससे आपके सारी कहानी का जो भी टॉपिक था वह क्लियर हो गया होगा। हमको लग रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वह सारा पढ़ा दिए हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ ये क्लास होता है समाप्त। फिर कल लेकर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव, या आज शाम को ही आप लोगों को फिर पुनः ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे माँ शारदा शिक्षण संस्थान पे और जाके अपना प्यार बनाइए। हमारे वीडियो वॉचिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।